नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। वहीं राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब एनसीपी शरद पवार गुट के जयंत पाटिल ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने फडणवीस पर डिप्टी सीएम अजित पवार को ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया। बता दें, उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा था कि तत्कालीन उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कथित 70,000 करोड़ रुपए के सिंचाई घोटाले की खुली जांच के लिए उन्हें पूर्व गृह मंत्री दिवंगत आर पाटिल द्वारा हस्ताक्षरित फाइलें दिखाई थी। इसी का जिक्र जयंत पाटिल ने किया है। जयंत पाटिल ने कहा कि अजित पवार के बयान से पता चलता है कि काफी समय से एनसीपी में अंदरूनी कलह को बढ़ावा देने की कोशिशें जारी हैं। इंडियन एक्सप्रेस से जयंत पाटिल ने कहा कि फडणवीस ने विपक्ष में रहते हुए अजित पवार पर आरोप लगाया। सत्ता में आने के बाद उनकी जांच की और आर पाटिल पर आरोप लगाने वाली फाइल उन्हें दिखाई। इसका मतलब है कि तभी से हमारी पार्टी में अंदरूनी कलह को हवा देने की कोशिशें चल रही थी। दूसरा, फाइल दिखाकर अजित पवार को 10 साल तक ब्लैकमेल किया गया। इससे पता चलता है कि वो बार बार बीजेपी में क्यों जाना चाहते थे। अजित पवार को ब्लैकमेल किया गया। जयंत पाटिल ने कहा कि अजित पवार के बयान ने देवेंद्र फडणवीस की कार्यशैली को उजागर कर उन्हें बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि अजित पवार खुद इसकी वजह से घिरे हुए हैं, लेकिन उन्होंने फडणवीस को और मुसीबत में डाल दिया है। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे प्रमुख राज ठाकरे पर बड़ा हमला बोला। राउत ने कहा कि राज ठाकरे अपने बेटे के राजनीतिक भविष्य को लेकर चिंता में हैं और यही वजह है कि वो बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे का बेटा माहिम विधानसभा सीट से राजनीति में एंट्री कर रहा है। संजय राउत ने कहा कि उनका बेटा चुनाव लड़ रहा है, इसलिए आप उनकी मानसिक हालत समझ सकते हैं। ये नेता ऐसी भाषा बोल रहे थे जिसने प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को महाराष्ट्र में आने नहीं दिया और ये सुनिश्चित किया कि राज्य में भाजपा के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन अब उन्होंने इनकी प्रशंसा करना शुरू कर दिया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके मन में डर है। ये उनके बेटे के राजनीतिक भविष्य के बारे में हो सकता है, लेकिन महाराष्ट्र में एमवीए का सीएम होगा और राज ठाकरे ये अच्छी तरह जानते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता उदित राज ने बड़ा हमला बोला। उदित राज ने कहा कि योगी आदित्यनाथ में रावण और दुर्योधन का डीएनए है और उन्हें एक बार अपना डीएनए चेक करवाना चाहिए। दरअसल गुरुवार दोपहर में योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया था कि देश में कोई जाति के नाम पर बांट रहा है, कोई क्षेत्र के नाम पर बांट रहा है, कोई भाषा के नाम पर बांट रहा है, कोई अव्यवस्था पैदा करने का काम कर रहा है। बांटने वाले अन्य तत्वों में रावण और दुर्योधन का डीएनए काम कर रहा है। जो काम त्रेता युग में रावण ने किया वही काम बांटने वाला कर रहे हैं। जिसके बाद उदित राज ने कहा कि योगी अपने डीएनए के बारे में ही बात कर रहे होंगे, इसलिए एक बार उनको चेक करा लेना चाहिए। रावण और दुर्योधन का डीएनए योगी जी में ही मिलेगा। अगर ऐसा ना होता तो अखिलेश यादव ने जब घर छोड़ा था तो उसे गंगा जल से ना छिड़क पाते। बीजेपी के नेता योगी के बटेंगे तो कटेंगे के नारे का काफी इस्तेमाल किया जा रहा है। महाराष्ट्र में पोस्टर लगाए गए हैं। गिरिराज सिंह ने अपनी रैली में इसका जिक्र किया है, नारे लगाए हैं। आलाकमान को छोड़कर बाकी नेता भी बोल रहे हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि ये बीजेपी का नारा नहीं है, विपक्ष इस बात को बेवजह तूल दे रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा विकास के नाम पर इलेक्शन लड़ती है। हम जो वादा करते हैं उसका हिसाब जनता को देते हैं। बटेंगे तो कटेंगे बीजेपी का नारा नहीं है, ये सिर्फ भाषण का हिस्सा है। विपक्ष इसको लेकर तूल देकर अपनी सियासी रोटी सेकना चाहता है। दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता शुक्रवार सुबह बदतर हो गई। पटाखों के लगातार फोड़े जाने से गंभीर प्रदूषण हुआ और राजधानी घने स्मोक में डूब गई। दिल्ली एनसीआर के लोग देर रात तक बैन को तोड़ते रहे। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI शुक्रवार सुबह 6:30 बजे 359 तक पहुंच गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। दिवाली की सुबह यानी गुरुवार को AQI 328 पर था। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार ट्रंप ने बांग्लादेश में हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों के साथ हुई कथित हिंसा पर एक पोस्ट लिखी। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, मैं बांग्लादेश में हिंदुओं, ईसाइयों और अन्य माइनॉरिटी के खिलाफ बर्बर हिंसा की कड़ी निंदा करता हूं। भीड़ उन पर हमला कर रही है।
लूटपाट कर रही है, जो कि पूरी तरह से अराजकता की स्थिति है। अपनी पोस्ट में कमला हैरिस और जो बाइडेन को घेरे में लेते हुए ट्रंप ने कहा कि मेरे कार्यकाल में ऐसा कभी नहीं हुआ होता। कमला और जो ने अमेरिका समेत पूरी दुनिया में हिंदुओं की अनदेखी की है। वो इजराइल से लेकर यूक्रेन और हमारी अपनी दक्षिणी सीमा तक तबाही मचा चुके हैं, लेकिन हम अमेरिका को फिर से मजबूत बनाएंगे और ताकत के जरिए शांति वापस लाएंगे। ट्रंप ने कहा कि हम कट्टरपंथी वामपंथियों के धर्म विरोधी एजेंडे के खिलाफ हिंदू अमेरिकियों की भी रक्षा करेंगे। हम आपकी आज़ादी के लिए लड़ेंगे। मेरे प्रशासन के तहत हम भारत और मेरे अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपनी महान साझेदारी को भी मजबूत करेंगे। ट्रंप ने दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए ये बातें लिखी। उन्होंने ये भी लिखा कि मुझे उम्मीद है कि रोशनी का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत की ओर ले जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार चुनाव अभियान में शुरुआत से ही ऐसी बातें कर रहे हैं जो भारत के लिहाज से मोदी ने कही थी, जिसके बाद लोग कह रहे हैं कि दुनिया के दक्षिणपंथी एक जैसे ही होते हैं। अब ट्रंप ने फिर कुछ ऐसा किया है जो मोदी जैसा है। दरअसल चुनाव में जब पीएम मोदी को विपक्ष की ओर से चौकीदार फेल बताया गया था, तो पीएम मोदी ने कैंपेन चला दिया था कि मैं भी चौकीदार, और बीजेपी जीत भी गई थी। पीएम मोदी ने सफाई कर्मियों के पैर भी धुले थे। अब ट्रंप ने भी कुछ ऐसा ही किया है। दरअसल मंगलवार को राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्रंप के समर्थकों को कचरा कह दिया था, जिसके बाद अमेरिका की राजनीति में कचरे को लेकर बहस छिड़ गई है। फिर क्या, ट्रंप ने कचरा बीनने वालों की ड्रेस पहन ली और रैली में कचरा बीनने वालों की वर्दी पहने हुए कचरा ट्रक में पहुंचे। सड़क पर अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि आपको मेरा कचरा ट्रक कैसा लगा? ये ट्रक कमला और जो बाइडेन के सम्मान में है। चुनाव के दिन से एक सप्ताह से भी कम समय पहले उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने विस्कॉन्सिन और उत्तरी कैरोलिना के स्विंग राज्यों में चुनाव प्रचार तेज कर दिया। स्विंग स्टेट में दोनों को वोटर्स ने परेशान कर रखा है। कोई किसी की भी जीत का अंदाजा नहीं लगा सकता है। बुधवार को जारी द इकोनॉमिस्ट, युगाव और TIPP इनसाइट्स के सर्वे से संकेत मिलता है कि हैरिस को सिर्फ 1% अंक की मामूली बढ़त मिली है। 44% वोटर्स हैरिस का और ट्रंप के लिए 43% समर्थन कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त 538 के नेशनल पोल ट्रैकर के अनुसार बुधवार तक हैरिस राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 1.4 अंकों से आगे चल रही हैं। हालांकि इस बढ़त से पता चलता है कि राष्ट्रपति पद की दौड़ बहुत ज्यादा कांटे वाली बनी हुई है। स्विंग वाले महत्वपूर्ण राज्यों में मुकाबला और भी कड़ा है। जब भारत और चीन LAC पर अपने संबंध सुधारने में लगे हुए थे, तब अमेरिका कई भारतीय कंपनियों और कुछ लोगों पर बैन लगा रहा था। सिख अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश को लेकर पहले से ही भारत और अमेरिका के बीच राजनयिक संबंध ठीक नहीं है और अब अमेरिका की एक और कार्रवाई हुई है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने बुधवार को भारत की 19 निजी फर्मों और 2 भारतीय नागरिकों को उस सूची में डाल दिया है जिसको बैन का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका ने जो सूची बनाई है उसमें कई देशों के करीब 400 संस्थाएं और व्यक्ति शामिल हैं। इन्हें यूक्रेन में रूस के युद्ध प्रयासों में सहायता करने में उनकी कथित भूमिका के लिए इस सूची में डाला गया है। जिन 2 भारतीय नागरिकों पर प्रतिबंध लगाया गया है वो हैं विवेक कुमार मिश्रा और सुधीर कुमार। वो दिल्ली स्थित विमान स्पेयर पार्ट्स कंपनी एसेंट एविएशन इंडिया के निदेशक हैं। बता दें, अमेरिकी कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब अमेरिकी धरती पर सिख अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश में एक भारतीय नागरिक की भूमिका के आरोपों को लेकर भारत के साथ द्विपक्षीय संबंध पहले से ही तनाव में है। लेबनान के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में इजरायली हवाई हमलों में 24 लोगों की मौत हो गई और 19 लोग घायल हो गए। ये जानकारी लेबनान के सरकारी और सैन्य सूत्रों ने दी है। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली लड़ाकू विमानों और ड्रोन ने दक्षिणी लेबनान में 35 और पूर्वी हिस्से में 12 हवाई हमले किए। लेबनान में राहत दल जैसे कि सिविल डिफेंस, लेबनानी रेड क्रॉस और इस्लामिक हेल्थ अथॉरिटी अभी भी तबाह घरों के मलबे को हटा रहे हैं और लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा टेस्ट मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा है। तीसरे टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी है। वानखेड़े की पिच पर टीम इंडिया पहले बॉलिंग करेगी। जसप्रीत बुमराह को बीमार होने के कारण प्लेइंग 11 में बाहर रखा गया है। बता दें, सीरीज में न्यूजीलैंड 2-0 से आगे चल रही है और भारत चाहेगा कि उसे क्लीन स्वीप से रोका जाए। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।